प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए और पॉलिटिकल मामलात पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में स्टूडियो में मुझे अतर काज़मी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर इलियास राना साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। मैं आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। अतर काज़मी साहब, ज़रा हम बात का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं। जो डार साहब की गुफ्तगू हुई और उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को सिफारती आइसोलेशन से निकाला है। 9 साल बाद पाक अमरीका वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई है। इससे पहले आर्मी चीफ वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मिलकर आए थे। आपको लगता है मुस्तक़बिल करीब में शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप इनकी मुलाकात हो सकती है? और डार साहब की खुद बतौर वज़ीर ख़ारजा उनकी आपको कारकर्दगी कैसी लग रही है? देखें, ऑब्वियसली जाके अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलना, फिर इकट्ठा उन्होंने वहाँ पे फोटो सेशन भी करवाया, उससे पहले फील्ड मार्शल साहब की सदर ट्रंप से मुलाकात, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अमेरिका और पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी करीब आ रहे हैं। अब उसकी वजूहत क्या हैं? जो सेक्रेटरी रोबियो ने भी ट्वीट वगैरह भी की, फाइनेंस डील की भी बात होती है, ट्रेड की भी बात होती है, फिर मिनरल्स का भी वो जिक्र कर रहे हैं, वो भी ये सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं कि ये मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। अब होता ये है कि हमेशा जब अमेरिका को हमारी ज़रूरत होती है तो तब तो अमेरिका हमारे साथ बड़ा अच्छा होता है, और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तब अमेरिका हमें नज़र नहीं आता। तो अब ये देखने की ज़रूरत है, जिस तरह डार साहब ने भी, और जब फिर डोनाल्ड ट्रंप हो सामने फिर तो और ही क्वेश्चनेबल हो जाता है। डार साहब ने अटलांटिक काउंसिल में भी बात करते हुए जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया चाइना के हवाले से कि आपने असला भी चाइना से खरीदा, उन्होंने कहा जो हमें बेहतर डील देगा हम उससे असला खरीदेंगे, और हमारा आपके साथ दरीना ताल्लुक है, लेकिन वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं चाइनीज। तो चाइना को अभी हमने अपसेट नहीं करना, और अमेरिका को भी हमने ये चीज बतानी है कि भाई हमारे खित्ते के अंदर जो हमारे अपने मफादात हैं हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपके मफादात हो सकता है कि चाइना से टकराते हों, लेकिन हमारे मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था क्योंकि आज सारा दिन फिर ये खबरें जो है ना वो गर्दिश करती रही कि शायद कोई मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी रिपोर्ट हो गई थी लेकिन फिर उसके बाद उसको रिवर्ट कर दिया गया था। अनदर सीनियर एनालिस्ट हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें इनके पास मौजूद होती हैं। आमिर इलियास राना साहब, सर आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, तो आप बताइए ना, ये जो आज खबरें रिपोर्ट होना शुरू हुई, कोई मुलाकात होने जा रही है और उसकी शायद डेट फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद फिर दोनों स्टेट्स की तरफ से, दोनों ममालिक की तरफ से अनाउंस किया जाएगा, है ऐसा कुछ पाइपलाइन में हो रहा है? कोई मुलाकात होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान? आप किस मुलाकात की बात कर रही हैं? अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था जो आपने बताया। देखिए, आवाजें उठ रही हैं। ये मुलाकात अगर होनी है ना तो ये यूएन के विजिट के साथ हो सकती है, क्योंकि 20 तारीख को तो शहबाज शरीफ लंदन में एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वो किस नौयत की होगी, पाकिस्तानियों से खिताब होगा, कुछ होगा, उसकी तैयारी वहाँ पे यूके हाई कमीशन ने कर दी है शुरू, और ज़ाहिर है फिर आगे यूएन का विजिट है, उसके साथ बीच में चांसेस हो सकते हैं। मैं उस मुलाकात को नहीं कह रहा जो हर वज़ीर आज़म की अगर यूएन का स्टार्ट होता है जनरल असम्बली तो वहाँ पे वो शेक हैंड होता है, जो बात आप पूछ रही हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हाँ, वो तभी होनी है, अभी उसमें टाइम है, आप देख रहे हैं अभी काफ़ी टाइम है, और उससे पहले बहुत कुछ होना है। बहुत कुछ होने से मुराद, मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे क्लियर कर रहा हूँ कि इंडिया की तरफ से आप किसी मिस एडवेंचर की तवक्को ज़रूर रखें, वो बिल्कुल करेंगे और मोदी बिल्कुल बाज नहीं आएगा, और हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, फ़ौज, हुकूमत सब मिलके इस वक्त वो तैयारियां कर रही हैं। यहाँ हमारे यहाँ मीडिया में ज़ाहिर है कि लगा हुआ है कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। आप आर्मी चीफ़ के विजिट को, बीजिंग को देखें कि वो क्या हुआ है। आज स्पार्को की तरफ से एक ऐलान आया है। आप इन चीज़ों को मिलाएं कि आर्मी चीफ़ के दाएँ बाएँ कौन बैठे हुए थे, वो लोग क्यों जाते हैं ऐसे मौके पे जब जंग बिल्कुल फाइनल आपको समझ आ रही होती है। इंडिया ने अपनी फ़ौजें LOC पे और वर्किंग बाउंड्री के बहुत करीब पहुँचा दी हैं। वो फुल टाइम हज़ीमत का शिकार है। मोदी से आप बिल्कुल जहन में रखें, और हमारी सारी तवज्जो अब उस लड़ाई की तरफ है जो पाकिस्तान की तरफ, एक तो प्रॉक्सी वार की सूरत में इंडिया ने बहुत बढ़ा दी है। इस पे मैं तफसील से आपसे बात करती हूँ। आप दोनों मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। आमिर साहब, से ब्रेक की मुझे कॉल दी जा रही है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद है। डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। इंटरनेशनली पाकिस्तान किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा है, टैकल कर रहा है, उस पर बात हो रही है, और फिर इसी हिस्से में हम आगे चलकर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर भी बात करेंगे। आपने बात की कि लेफ्ट, आमिर इलियास राना साहब भी कह रहे थे लेफ्ट राइट कौन खड़ा हुआ है, ये भी देखने की ज़रूरत है। इसहाक डार साहब क्या बात करेंगे, भी देखने की ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं क्या अच्छा साहब, इस सिनेरियो में पाकिस्तान, चाइना और अमरीका दोनों के दरमियान बैलेंस रख कर आगे बढ़ने में कामयाब हो गया है?
मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक देखिए ना, एक ज़माने में सी पैक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को काफ़ी इशू थे, वो काफ़ी बात करते थे। फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो अमेरिका के एम्बेसडर थे वो गए, ग्वादर का उन्होंने दौरा भी किया। तो काफ़ी हद तक हालिया जो हमने भारत को शिकस्त दी है उसमें चाइनीज़ वेपन इस्तेमाल हुए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि जी चाइनीज़ वेपन इस्तेमाल हुए हैं। उस शिकस्त के बाद अमेरिका के सदर ने हमारे फील्ड मार्शल को बुला के लंच करवाया है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हम इसको बैलेंस करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। एंड ऑफ द डे हमने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और अभी तक जो हम कर रहे हैं मुझे ये लगता है कि काफ़ी हद तक बैलेंस हो गया। लेकिन जो अमेरिका की नेचर है, अमेरिका ने अभी इस हफ्ते रूस के हवाले से चाइना के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की है, साउथ चाइना सी के हवाले से बड़ी सख्त तनकीद की है। तो अमेरिका की तो कांस्टेंट ये कोशिश होती है कि चाइना को किसी तरीके से आइसोलेट किया जाए, लेकिन वो चाइना के मुकाबले में जिसको खड़ा करना चाह रहे थे खिते में उसके साथ जो पाकिस्तान ने की है मेरे ख्याल में उसकी वजह से उनको थोड़ा सा उसके बाद सिर्फ हमारा हंसना ही काफ़ी हो जाता है। अब मुझे आमिर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, मियां साहब के दामाद कैप्टन सफदर साहब, इनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है और उसमें वो एक इंकशाफ कर रहे हैं, मैं चाह रही थी उस पर आप बात करें। उनके वालिद मोहम्मद इसहाक मरहूम, इनको सदारत की ऑफर हुई लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और फिर रफ़ीक तारड़ साहब आए, यानी ये वो बात कर रहे हैं 1998 की। देखें, जाहिर है कि वो अपने ससुर के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऑफ़र की उन्हें। हालांकि ये जाहिर है मैं उसकी जो बात वो कह रहे हैं वो नवाज शरीफ बता सकते हैं, उस वक्त के लोग बता सकते हैं, लेकिन उस वक्त सरताज अजीज़ ही मैदान में थे, सबसे आगे थे और ये तारड़ साहब बाद में आए थे और इनको जाहिर है नवाज शरीफ ने ही चुना। तो मैं तो नहीं कैप्टन सफदर की किसी बात पे ये तबसरा करने के लिए कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है उसके ऊपर तबसरा नहीं करूँगा कि उनके वालिद को वो बना रहे थे। उन्होंने जहाँ से मुनासिब समझा, बड़े लोगों ने उस वक्त भी एतराज़ात किए थे कि नवाज शरीफ ने सारे पंजाब से लोग लगाए। तो हर पार्टी का जो लीडर होता है वो अपनी मर्ज़ी और अपनी सियासत के हवाले से फ़ैसला करता है। ये नहीं हो सकता कि जी आप अब बताएं, ठीक है, वो तरदीद करना चाहें तो नवाज शरीफ कर सकते हैं कि कैप्टन सफदर ने क्या बात कही है। कैप्टन सफदर बहुत बातें करते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ के इलेक्शन हारने के मसले पे भी बात की है कि उनको किसने हराया, वो तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जब होगी चीज़ें क्लियर, कभी ज़माना आएगा, क्योंकि कोई बात ये भी चल रही है कि ये चीज़ आप इस पर बात कर सकते हैं जो शहजादा गुस्तासफ वाले मामला हुआ है की। एक सेकंड, सिर्फ एक मिनट, मैं सिर्फ आपको उसी से लिंक करता हूँ आगे कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए कोई और साहब भी बात कर रहे थे जिसमें उनका फ़ायदा हो सकता था, तो वो नहीं हो सका। वो भी नवाज शरीफ का फैसला था कि एक्सटेंशन अब नहीं जाएगी। इसके ऊपर बड़े लोग मोतरज़ हैं कि पहले क्यों दी। इस पे नहीं आते कि पहले इमरान खान ने आज खुद दे दी थी 19 अगस्त को। ये तो जब उनके मुरब्बी खोसा साहब पड़ गए थे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को, तब जाके ये पार्लियामेंट का रास्ता आज के जो फुल मुकम्मल इंसाफ पीटीआई को देने वाले जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने ही ये लिखा था कि आप पार्लियामेंट से करा लें। तो बहुत सारी बातें हैं, अब कितनी बंदों पे बात करें कि जी कैप्टन ने ये कह दिया, कैप्टन ने वो कह दिया। बहुत परत हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। ठीक है, ये शहजादा गुस्तासफ के हवाले से भी बात कर रहे हैं ना, वो दावा कर रहे हैं कि कई मुलाकातें भी हुई कि वो मियाँ साहब के मुकाबले में जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे, फिर यकीन दहानी वगैरह भी हो गई, लेकिन उसके बाद राब्ता वाब्ता होता रहा और फिर उसके बाद अचानक से वो गायब हो गए। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग वो जो है ना इंटरव्यू उनका, वो मैंने पूरा सुना। और सलाह सलीमों किधर किधर पता नहीं, वो काफ़ी अपनी उनकी लोकल लैंग्वेज में बड़ा अच्छा उनका इंटरव्यू था। बात ये है कि एंड ऑफ द डे असल में इशू तो मियां नवाज शरीफ साहब का है ना। एज ए लीडर आप उनको देखते हैं, उनके हवाले से आज अगर कैप्टन सफदर साहब ने ये इंटरव्यू दिया, उसको इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है कि उसमें नवाज शरीफ साहब का जिक्र है जी। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे, 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आए थे, अखबारात के अंदर सुर्खियाँ भी लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ हज़ारा के अंदर वो अपनी सीट हारे। जो लाहौर में वो सीट जीते हैं उसके ऊपर भी जिस किस्म का सवालिया निशान है, रात को आरओ तब्दील किया गया और जो सारा माहौल है वो पूरे पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा रिपोर्ट हो चुका है। दूसरी बात ये है कि अब कैप्टन सफदर साहब ने ये ओपन फोरम पे कहा है कि वो तो मेरे वालिद को बनाना चाहते थे सदर। तो मेरे लिए तो ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। भाई उनका वज़ीर आला होता था, भाई उनका वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, समधी नायब वज़ीर आज़म है। तो इसी तरीके से उनके जो दामाद का अगर वालिद सदर बन जाते तो कौन सी ऐसी बात थी। तो ये तो फैमिली लिमिटेड है, इसी तरह होता है, अपनी फैमिली के अंदर ही उन्होंने ओहदे बांटने। इसी वजह से तो जमात टूटी। पहले भी काफ लीग किस लिए बनी थी? परवेज़ इलाही साहब को बना देते तो शायद कभी भी ना टूटती। तो इसमें खबर तो तब होती है अगर वो ये कहते कि किसी वर्कर को वो बनाना चाहते थे। तो ममनून
हुसैन साहब को भी बना दिया था, तो सदर का ओहदा आपको पता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर साहब, जरा पीटीआई के हवाले से भी बात कर लेते हैं। 5 अगस्त को तहरीक चलाने की बात हो रही है। पहले हम सुन रहे थे कि 5 अगस्त का दिन जो होगा वो तहरीक पीक पर पहुंच जाएगी। बैरून मुल्क का जो एहतजाज होना है उसका तो बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो गया, उसके कहाँ पर कौन कौन से मुल्कों में किस किस तरह से एहतजाज किया जाएगा वो भी फहरिस्त आ गई है। लेकिन अगर मैं मुल्क के अंदर देखती हूँ तो यहाँ पर कोई ठोस प्लान अभी तक सामने नहीं आया है, कोई हिकमत अमली नहीं नजर आ सकी है। इसकी क्या वजह आपको दिखाई देती है? इख्तलाफात हैं, तकसीम है, या कोई और वजह है? क्या लगता है आपको? अली अमीन गंडापुर 12 ज़िले क्रॉस कर गए थे एक दफ़ा में, और एक दफ़ा में वो एक छोटे से रोड से जिससे दूसरी गाड़ी खड़ी हो जाए, तो ख़ास तौर पे वो कह रहे थे कि ट्रक लगा के उमर अयूब और ये वो सारे कोई ऐसी इनके पास थी, छलावे थे ना कि सीमेंट के बैरियर भी निकाल गए और ये हरीपुर जा पहुँचे। वो कहानियाँ सुना दे, शायद उस तरह के छलावे 5 अगस्त को कोई नई बात कर सके कि जनाब अचानक लोग निकल आएंगे और हर जगह पे जमे गफीर होगा। एक तरफ इमरान खान के साहबजादे एक ऐसा स्पेशल प्लेन लाएंगे जिसमें अमेरिका के सेनेटर होंगे, कांग्रेसमैन होंगे, उसमें बरतानिया और यूरोप के होंगे। अतर काज़मी साहब की ये इतला है, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ। तो कि जब मेरी कोई ये इतला नहीं है, मैंने तबसरा किया था, वो जो साहब मैंने तबसरा किया था, मेरी कोई ये इतला नहीं है, मैंने तबसरा किया। मान लिया आपने असल में खानदानी ज़राए के हवाले से बात कही थी, तो तब मैंने ये बात कह दी। मैंने कहा था कि वो अभी तक फैसला नहीं हुआ कि वो कब आ रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कौन आ रहा है। हाँ, उनके साथ कि यही मतलब जो अलीमा खान साहिबा का सरप्राइज़ है कि 5 की सुबह बताएंगे, क्योंकि पहले हमारे लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, तो सरप्राइज़ तो बन सकता है। इमरान खान के साहबजादे आए और कुछ नहीं, वो ब्रिटिश एयरवेज से इस्लामाबाद उतर जाएं, वो तो आती है, बराह रास्त फैसला करें, फिर फैसला कौन तहरीक चलाएं। अदरवाइज नीचे तो कहानी खत्म है। वो सोशल मीडिया और मीडिया पे तो बड़ी तहरीक चल रही है, यहाँ पे लोग जोर लगा रहे हैं। एक और हमारे सहाफी हसन अयूब साहब, उनका ट्वीट अभी 8-10 घंटे पहले का, आमिर साहब वो ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का जाना ठहर गया है। अली अमीन गंडापुर का है कुछ इसमें सदाकत? हाँ, वो ट्वीट मैंने भी सुना है, लेकिन मैं तो खुद 26 जून को ये खबर दे चुका हुआ हूँ, तो मुझे तो ऐसा इशू नहीं है। हालात उस तरफ जाते हैं, आएंगे, तो मैं तो पहले ये कह चुका हूँ कि भाई अब उस वक्त तो सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हुए थे, मखसूस नशिस्तें भी नहीं आई थी। मैंने कहा था कि पीर मंगल तक मखसूस नशिस्तें आएंगी, लेकिन वो जुमे को ही आ गई। वो पीटीआई के वकील को बहुत जल्दी थी फैसला लेने की, उन्होंने कहा जनाब आज ही फारिग करो। ठीक है, एक मुझे सवाल पूछने की इजाजत दीजिएगा सर। फैसला ले लिया। बिल्कुल ठीक, आपकी बात आ गई सामने। अतर साहब, आए रोज जो दहशतगर्दी के वाकयात हमारे सामने हो रहे हैं, वजीर दाखिला हर तरह के हथियार उठाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो जिस तरह की बात करते हैं, तर्ज तखातुब हमारे सामने, फिर वजीर आला के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो बाकायदा तौर पर भत्ता दे रहे हैं और फिर उसके बाद अपने आप को बचा रहे हैं दहशतगर्दों से। सूबाई हुकूमत जो है वो ड्रोन के इस्तेमाल के खिलाफ बात करती है, वजीर दाखिला कहते हैं सब कुछ इस्तेमाल होगा। अब ये जो बातें हो रही हैं, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है दोनों तरफ से, इसका फायदा उठा रहे हैं दहशतगर्द? यकीनन उठा रहे हैं। देखिए, आपकी अगर यूनिटी नहीं होगी तो वो फायदा उठाएंगे। जिस किस्म के बयान दिए जाते हैं, अगर वजीर दाखिला को पता है कि पाकिस्तान में कोई बंदा तालिबान को पैसे दे रहा है, उसको तो आपको पकड़ना चाहिए। कल राना साहब ने भी यही बात की कि उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। हमें तो बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान पैसे दे रहा है, अब पता चल रहा है कि जनाब कोई पाकिस्तान से पैसे दे रहा है। दूसरी इस वक्त हालत ये है कि आज ही कहा गया कि ज़ायरीन जो है वो बाई रोड नहीं जाएंगे ईरान। आपके मुल्क में हालत ये है कि आपका एक सूबा ऐसा है कि जहाँ पे पाकिस्तानी ट्रेवल ही नहीं कर सकते। फिर दूसरे सूबे में आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपने हुकूमतें गिरानी है, जहाँ पे आपको वोट नहीं पड़ा, जहाँ पे आपका मैंडेट नहीं है, फिर भी आपने मखसूस सीटें ले ली और अब आप वहाँ पे हुकूमत भी गिराना चाहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आप मामलात को हल करना चाहते हैं, इस वक्त देखें रोज़ जवान शहीद हो रहे हैं, रोज़ हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं, क्या इस वक्त ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम हुकूमतें गिरा रहे हों, सियासी खरीदो फरोख्त कर रहे हों? पर अनफॉर्चुनेटली टू बी ऑनेस्ट लगता है कि ज़ाती और सियासी मफादात हावी आ जाते हैं। मामलात को हल करने के लिए दोनों तरफ से संजीदगी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अतरकाज़मी इलियास राना साहब, आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, एक और संजीदा मामला है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। पाकिस्तान हमेशा दुश्मन की आंख में खटकता है, चाहे वो पड़ोस में बैठा हो या फिर 7 समंदर पार बैठा हो। दुश्मन की रोज़े अव्वल से कोशिश होती है कि कैसे इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, किस तरह बदअमनी फैलाई जाए, किराए के गद्दारों को इस्तेमाल करके कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया जाए। ऐसी ही एक कोशिश फिर हो रही है और इसका इंकशाफ फ़लस्तीनी सहाफ़ी अब्दुल्ला मूसवी ने आलमी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा पर अपनी स्टोरी में किया है।
मूसवी के मुताबिक वॉशिंगटन थिंक टैंक मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक नए प्रोजेक्ट बलूचिस्तान स्टडीज़ का आगाज़ हुआ है। ये थिंक टैंक सन 1998 में कायम हुआ है और हमेशा से इजराइल के हामी एजेंडे को फ़रोग़ देता रहा है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस थिंक टैंक के बानी कोई अमरीकी शहरी नहीं है, बल्कि इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक रिटायर्ड कर्नल यगाल कामोन हैं और वो 20 साल से ज़ायद अरसे तक इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इदारा कम से कम सन 2012 से इसराइल के लिए गैर सरकारी तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने का काम करता है। और यहाँ हैरान कर देने वाली जो दूसरी बात है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट का आगाज़ ईरान पर हमले से सिर्फ एक दिन पहले हुआ है और मुसन्निफ के मुताबिक इसराइल अपने जोग्राफियाई मफादात के लिए इस प्रोजेक्ट के ज़रिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान पर भी नज़र रखना चाहता है, क्योंकि बलूचिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान तो कुछ ईरान में भी आता है। मज़मून में लिखा गया है कि इस इदारे की वेबसाइट पर आलमी बिरादरी से अपील की गई है कि मगरिब बलूचिस्तान का नेचुरल एलाय है। मज़मून में सिर्फ इसराइली नहीं बल्कि भारतीय हाथ को भी बेनकाब किया गया है। इसकी मिसाल पेश करते हुए मुसन्निफ लिखते हैं कि इदारे की वेबसाइट पर मीर यार बलोच नामी शख्स का तारुफ बतौर मुशीर करवाया गया है। मीर यार बलोच के बारे में मजीद बताया गया है कि ये पुरस्कार शख्स है जिसके बारे में सिर्फ भारतीय न्यूज़ वेबसाइट्स की जानिब से रिपोर्ट शाये की गई हैं और इसकी ज़िंदगी के बारे में सिर्फ वही मालूमात फराहम की गई हैं जो मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। यानी इसराइल और भारत बलूचिस्तान के हवाले से एक पेज पर हैं। बलूचिस्तान की कौम परस्त तंजीमें भी मीर यार बलोच के एक्स अकाउंट को जाली करार देते हुए ये वाजे कर चुकी हैं कि मीर यार बलोच नामी अकाउंट को उन रियासतों की जानिब से बनाया गया है जो खित्ते में अपने मफादात रखती हैं और इसके ज़रिए अपने मकासद के हुसूल की ख्वाहिशमंद हैं। हालिया दिनों में बलूचिस्तान में होने वाले मुसाफिर बसों पर हमलों से ये बात वाज़े हो चुकी है कि ये कोई जिद्दोजहद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी है जिसका खुरा पहले हिंदुस्तान और अब इसराइल से जाकर मिल रहा है। यानी फितना उल हिंदुस्तान अब फितना उल इसराइल भी बनने जा रहा है और ये हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। जो लोग कौम परस्ती के नाम पर अलहदगी का नारा लगाते हैं वो पहले हिंदुस्तान से मदद लेते हैं और अब इसराइल के भी मदद के तालिब होंगे। पाकिस्तान के अवाम ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अवाम होशियार हो जाएं। पाकिस्तान दुश्मनों की चालों को समझे और नाकाम बनाएं इसे। किसी शख्स के लिए नहीं, किसी इदारे के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, अपनी रियासत के लिए, इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए।